हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विथ गुंजन अनुराग। आज बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाऊँ, आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर कर पाऊँ और आप लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वक्त घर पर होंगे और कोरोना वायरस से बचकर रह रहे होंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए लाया है ताकि आप लोग भी जान पाओ कि इंडिया के इतिहास में किस किस तरह के शासक रहे हैं और कितने महान शासक रहे हैं, जिसे आज की जनरेशन धीरे धीरे कर कर भूलती जा रही है। इस वीडियो को इतना फैलाना कि हमारे पूरे जनरेशन को पता चल जाए कि हमारे इतिहास में एक ऐसे शासक रह चुके थे जिन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग नज़रिया दे दिया था। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं इस महान शासक के बारे में चर्चा करना, जिस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। जिस शासक ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिस शासक ने नंद वंश का अंत किया था और जिस शासक ने चाणक्य की मदद से देश में अखंड भारत का स्वप्न को उजागर किया था। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से करीब 2400 साल पहले की। ये कहानी है जीसस क्राइस्ट के जन्म से करीब 400 साल पुरानी। ये कहानी है 400 बीसी की। ये कहानी है उस वक्त की जब मगध पर धनानंद का राज हुआ करता था। ये राज उस वक्त चल रहा था जिस वक्त महाराज पुरु पौरव राष्ट्र में राज कर रहे थे, जिस वक्त महाराज पुरु तक्षशिला के आसपास के इलाके में राज कर रहे थे। और तभी अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की लड़ाई होती है महाराज पुरु से। पुरु इस युद्ध को तो हार जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर को एक चुनौती ऐसी दे जाते हैं जिससे अलेक्जेंडर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाता। अलेक्जेंडर समझ जाता है कि अगर एक व्यक्ति इस देश का ऐसा है तो देश के बाकी सारे व्यक्ति भी कैसे कैसे होंगे। इस देश से वो वापस लौट जाता है और अपने देश के लिए देश प्रेम वापस लेके जाता है। बहुत खुश होता है वो पुरु के इस पराक्रम को देखकर। लेकिन महाराज पुरु के ही एक सेनापति अम्बिराज ने महाराज पुरु को धोखा देकर उन्होंने सेलुकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति था, उनसे मिलकर पुरु की हत्या कर दी। पुरु ने अपनी अंतिम सांसों में भी सिर्फ यही कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत को देखना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत को एकजुट देखना है। और ये बात उन्होंने आचार्य चाणक्य से कही थी। वो आचार्य चाणक्य जो इस बात को ऐसी दृढ़ बांध लेंगे, ऐसी जिद बांध लेंगे कि इस देश को अखंड बनाना है तो बनाना है। और इसी सब स्वप्न को लेकर वो चाणक्य, वो कौटिल्य चाणक्य जो तक्षशिला में पढ़ाई किया करते थे, वो वहाँ से आकर जाकर धनानंद से मिले और मगध में मिलकर वो आपस में चर्चाएं करेंगे। लेकिन धनानंद एक ऐसा राजा था जो धनों में खोया रहता था, जो सिर्फ जनता जनता को नीचा दिखाया करता था और जनता में अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता था। धनानंद ने साथ ही चाणक्य का भी अपमान कर दिया और उन्होंने उनको इतना क्रोधित कर दिया कि उस दिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि वहाँ पर धनानंद को हटाकर एक योग्य शासक को बिठाना है। एक ऐसा शासक जो पूरे देश पर राज कर सके, जो बाहर से आने वाली शक्तियों को रोक सके, ना कि देश में रहने वाले मासूम और आम इंसान को तंग करने वाला शासक बने। और इसी स्वप्न को लेकर वो वहाँ से निकलते हैं और उनकी भेंट होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो आगे चलकर बनने वाले हैं हमारे इस मगध सम्राट के महान शासक। तो आगे की कहानी हम लोग साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की एम्पायर बढ़ जाती है। लेकिन ये बाद का सीन है दोस्तों। इस सीन तक आने के लिए हमें एक लंबी रास्ता को तय करना है और हम आप मिलकर इस यात्रा को अच्छी तरीके से तय करेंगे। तो चलिए वीडियो को और आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य वहाँ से गुस्से में निकल तो जाते हैं, लेकिन निकलते ही वो अपनी कूटनीति को शुरू कर देते हैं। एक ऐसी कूटनीति जिसके लिए उनका नाम भी दिया गया है आचार्य कौटिल्य। एक ऐसी कूटनीति जो इतने बड़े साम्राज्य को नीचे लाने में काफ़ी मदद करने वाली है। और इसी कूटनीति में से एक उनकी नीति थी साम दाम दंड भेद की नीति।
इन चारों शब्दों को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी। और इन्हीं बातों से मैं अंत में इस बात को अपनी अपनी लाइफ से रिलेट करके भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत कुछ आगे वीडियो में बचा हुआ है। तो दोस्तों, उनकी नीति थी साम दाम दंड भेद की नीति। साम मतलब आमने सामने आ जाना, राजा के सामने दूसरा राजा को खड़ा कर देना और लड़ाई करवा देना, मतलब उनके सामने खड़ा करके उनको कह देना, सामने सामने चुनौती देना, सामने सामने आकर कहना कि अपने साम्राज्य को छोड़ दो वरना हम आपके साम्राज्य को धराधर से उड़ा देंगे। दूसरी नीति थी दाम की नीति। अगर आप नहीं मान रहे हैं कि हम आपके साम्राज्य को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो हम आपको दाम देंगे। बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए, मैं आपको पैसा दूंगा और मैं आपको पैसा देकर इस साम्राज्य से निकलवा दूंगा। तीसरी नीति थी दंड की नीति। अगर कोई भी इंसान सामने में आकर नहीं मान रहा है, कोई भी राजा सामने में आकर नहीं मान रहा है, कोई भी राजा दाम से नहीं मान रहा है, तो उसे दंड देना होगा। उसे दंड देना होगा, उनके साम्राज्य को धीरे धीरे समाप्त करना होगा, धीरे धीरे कर कर उनके साम्राज्य से उनका विश्वास हटा देना होगा। और इस नीति से वो साम्राज्य को तोड़ना शुरू करते हैं। और आखिरी नीति थी भेद की नीति, यानी जितने भी हमारे विरोधी हैं उनके सीक्रेट्स को जान लेने की नीति, उनके सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देने की नीति। और इस नीति से वो अपने पूरे विरोधियों को धरातल पे ला देते हैं, वो अपने विरोधियों को कमज़ोर कर देते हैं और आखिरकार वो उस बड़े साम्राज्य का विनाश कर देते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य वहाँ से निकल जाते हैं देश के भावी सम्राट को ढूंढने के लिए, देश के लिए एक योग्य शासक को ढूंढने के लिए। और कुछ ही दिनों बाद उन्हें भेंट होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त एक युवक थे, एक ऐसे युवक थे जो अपनी माँ को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और उनकी इसी चीज़ को देखकर आचार्य चाणक्य समझ जाते हैं कि यही है जो देश का अगला भावी सम्राट बनेगा, क्योंकि उनके दिमाग में एक बत्ती जलती है कि अगर कोई इंसान अपनी माँ के लिए अगर इतना ज़िद्दी हो सकता है, तो सोचो वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या कर सकता है। जो इंसान अपनी माँ के लिए इतने हदों तक जा सकता है, तो मातृभूमि के लिए तो किस किस हद तक जा सकता है ना। तो वो उसके साथ लग जाते हैं, उन्हें शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, उन्हें देश के भावी सम्राट बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो उनकी माँ को उनसे मिलाएंगे। उनकी माँ का नाम मूड़ा है, जो कि एक शूद्र थी या फिर एक क्षत्रिय थी। इस बात में काफ़ी ज़्यादा विवाद हमेशा से रहा है। कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहती हैं कि वो शूद्र महिला थी, तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहती हैं कि वो एक क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करती थी, लेकिन स्पष्टता अभी तक नहीं आई है। खैर, हम लोग अपनी कहानी को प्रोसीड करते हैं। वो तीनों मिल जाते हैं, बाद में चाणक्य उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं उनकी माँ मूड़ा से, और तीनों मिलकर लग जाते हैं नंद वंश के अंत के लिए। वो तीनों मिल जाते हैं और इन तीनों ने मिलकर एक साम्राज्य खड़ा करते हैं। वो साम्राज्य किसके मदद से खड़ा करते हैं, तो मूड़ा के जो पति हुआ करते थे उनके साम्राज्य, जो पहले साम्राज्य हुआ करता था जो कि नंद वंश के अंदर आ चुका था, उस साम्राज्य को अपने अंदर कर कर वो उस युद्ध को लड़ने जाते हैं। काफ़ी दिनों तक शिक्षित करने के बावजूद जब वो युद्ध लड़ते हैं, तो वो बहुत ही क्रसिंगली डिफीटेड होते हैं नंद वंश के राजा धनानंद से। धनानंद उन्हें आसानी से हरा देता है। वो फिर से युद्ध के लिए तैयार होते हैं। अब बहुत छोटे छोटे लोकल रूलर्स को वो साथ में लेते हैं, उस साम्राज्य को वापस से जोड़ते हैं, सभी लोगों को वापस जोड़ते हैं, फिर से युद्ध लड़ते हैं। और इस बार भी धनानंद अपनी शक्ति का परिचय करता है, इस बार भी धनानंद अपनी धूर्तता का परिचय करता है और उन्हें पराजित कर देता है। तीसरी बार युद्ध होने वाला था, तीसरी बार भी युद्ध होने वाला था। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य और माता मूड़ा, ये तीनों मिलकर कई सारे महाजनपद को साथ में लेकर उनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये तीसरी बार था जब चंद्रगुप्त मौर्य को एक हार का सामना करना पड़ता है।
लेकिन 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 वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हर बार कोशिश करने वालों को सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाती है। तो वो एक दिन भी आया दोस्तों, वो एक दिन भी आया जब चाणक्य और कई सारे महाजनपद आपस में मिल गए, और जब मगध के अंदर का साम्राज्य टूटने लगा, जब का साम्राज्य के अंदर जो पॉलिटी चल रही थी वो टूटने लग गई, तब तब जाकर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और उन्हें वहां से भागने पर विवश कर दिया, और कुछ ही दिनों बाद धनानंद का अंत भी कर दिया। और उस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा सेल्यूकस निकेटर, जो खतरा देश को परेशान कर रहा था, जो विदेशी शक्ति देश को लूटने के पीछे पड़ी हुई थी, उस विदेशी शक्ति को भी अपने वश में कर लिया। उनकी बेटी से विवाह कर कर उनको भी विवश कर दिया कि देश में, इस भारतवर्ष के देश में ना तो आप कभी आए हैं और ना ही कभी आप आ सकते हैं। उन्होंने मगध साम्राज्य में एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना शुरू किया जहां पर अगर एक एक व्यक्ति के पास भी प्रॉब्लम है तो वो एक एक व्यक्ति देश के सम्राट के पास जा सकता है, डायरेक्टली जा सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाने के लिए, जो कि कभी नहीं हुआ था आज तक किसी भी साम्राज्य में। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जहाँ पे टैक्स सिस्टम कम कर दिया गया, जहाँ पे जो टैक्स लिए जा रहे थे वहाँ के मजदूरों से उनको कम कर दिया, और देश में ग्रोथ को वापस ले आया। विरोधियों को किस तरीके से हराया जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य से सीखा जा सकता है। अब हम लोगों ने इस पूरी कहानी को समझ लिया है कि किस तरीके से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा दिया मगध पर, और धूर्त धनानंद का अंत कर दिया। और अब हम लोग इस वीडियो में आखिरी पार्ट में जाने वाले हैं, यानी कि इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। अरे दोस्तों, हम लोग इतने देर से बातचीत कर रहे हैं तो हमें भी सीख मिलनी चाहिए ना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि क्या क्या सीख मिलती है। तो ध्यान से सुनना इस बातों को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो मिलती है चाणक्य के कूटनीति से। साम दाम दंड भेद। साम मतलब आमने सामने आने वाला, मतलब आपकी लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप उसके सामने आ जाइए, आप उनसे डट कर सामना कीजिए, और आप उसे एक ना एक दिन ढूंढ देंगे, उसे उड़ाकर फेंक देंगे। दूसरी नीति है दाम की नीति। दाम मतलब अगर आपका कोई भी गोल है तो आप बेफिक्र होकर उस गोल के पीछे दौड़िए, उस गोल में जितने भी पैसे लगे लगाइए, अपना जितना एफर्ट्स लगे लगाइए। चाहे अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो पढ़ाई में जितने बुक्स खरीदिए, जितने टीचर्स चाहिए लगाइए, लेकिन अपने गोल को अचीव करना है, ये सबसे बड़ा टारगेट है। तीसरी नीति जो चाणक्य अपनाया करते थे वो है दंड की नीति। यहाँ पर दंड देने का मतलब है दंड खुद को देना है। खुद को दंड देने का मतलब कि अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो सिर्फ पढ़ना ही है, अगर आपसे खेला नहीं जा रहा है तो सिर्फ खेलना ही है। जो भी आपका गोल है उसमें आप लगातार लग जाइए। अगर आप अपनी गोल में लगातार लग जाएंगे तो आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको इस रास्ते में रोक पाएगा, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और चौथी नीति है भेद की नीति। और माय फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भेद मतलब दुश्मन के सीक्रेट्स को पता करना। आप जिस भी चीज़ को क्रैक करना चाहते हो, सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। आपको जानना होगा कि वो क्या है। अगर आप किसी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हो तो आपको जानना होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम लिया जाता है, किस तरीके के एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तभी आप उसको टैकल कर पाओगे अच्छे से। अगर आप विरोधी को नहीं जानोगे तो विरोधी से कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए विरोधी के सीक्रेट्स को जानना, विरोधी के बारे में जानना, विरोधी के बारे में पूरा जानकारी रखना एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है। दूसरी चीज़ जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि बार बार हारने के बाद भी प्रयास कभी नहीं रोकना। बार बार हारने के बाद भी
एक स्वप्न जो देखा है उस स्वप्न को पूरा करने की ओर लगातार लग जाना, एक ऐसी चीज़ के पीछे लग जाना जो सिर्फ आपके दिमाग में एक विज़न है जिसको पूरा करना है, उस विज़न के पीछे लग जाना और लगातार लग जाना। जिस तरीके से वो एक बार युद्ध हारे, 2 बार युद्ध हारे, 3 बार युद्ध हारे, लेकिन चूँकि वो लगातार युद्ध में लगे रहे, इस वजह से उन्हें अंत में विजय की प्राप्ति हुई। तो अगर आप भी लगातार परिश्रम करते रहिएगा, तो आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रोक सकता है, आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपके सक्सेस के बीच में आ सकता है। और तीसरी चीज़ जो हमें इस कहानी में सीखने को मिलती है, वो सीखने मिलती है धनानंद के रूल से। वो ऐसा रूल था जो हमें बताता है कि चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों तक चले जाए, लेकिन आपके पैर अपने ज़मीन पर होने बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आपको कितनी भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप इस देश के निवासी हैं और इस देश के ग्रोथ के लिए ही आपका काम करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और इसी देश के लिए आप जन्म लिए हैं और इसी देश के लिए ही अगर आप मरते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने इस कहानी को काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है इस कहानी का रिव्यू, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको इस तरीके से हमारे हिस्ट्री के बारे में कहानियाँ बताना, कैसा लगा मेरा एक हिस्ट्री बताने का तरीका। और साथ ही मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो लोगों तक और नई जनरेशन तक पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की यंग जनरेशन कई बार भूल जाते हैं कि देश में ऐसे महान शासक भी हुआ करते थे, एक ऐसे महान शासक थे जो देश को एक बुराई की शक्ति से निकाल कर अच्छाई की शक्ति तक ले जाते हैं। ऐसे ऐसे महान शासक के बारे में आपको भी अगर अपने यंग जनरेशन को बताना है, तो इस वीडियो को बिना भूले अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवा देना। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।